इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के प्लस पोल से निकलती है विद्युत धारा और माइनस पे जाके जमा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे धारा तो चल रही है, लगातार चल रही है, और तो और एक बंद पथ में है, इसीलिए इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ का आपको डायग्राम पूछेगा तो आप इसी प्रकार से यहाँ पे एक बैटरी लगाइएगा, उसी के श्रेणी क्रम में एमीटर लगाइएगा। इस छोर में प्लस रहेगा, इस छोर में माइनस, क्योंकि एमीटर का प्लस बैटरी के प्लस से कनेक्ट रहता है, एमीटर का माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट रहता है। उसके बाद आप बैटरी के जस्ट दाएं साइड में आप की लगाइएगा, यानी आप स्विच लगाइएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध को दर्शाइएगा, अगर आपका मन है तो वोल्ट मीटर भी दर्शाइएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ई मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए आगे टॉपिक है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है। ऑप्शन आपको रहेगा विद्युत धारा, आंसर विद्युत धारा होगा। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी आपको पूछा जाएगा, तो जो होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी आपको ध्यान रखने पड़ेगा। विद्युत धारा बराबर, यानी आई को सूचित करते हैं विद्युत धारा को, आई बराबर आवेश की दर, यानी दर मतलब समय से भाग होता है, आवेश ऊपर में रहेगा। यानी एकांक समय में जो आवेश प्रवाह होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्रति इकाई समय में जो आवेश प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आगे इसका फॉर्मूला आपने देखा, यहाँ पे आई बराबर क्यू बटे टी, जहाँ आई विद्युत धारा है, क्यू आवेश है, टी लगा समय है, कि आवेश कितना प्रवाह हुआ है कितने समय में। आगे देखिए विद्युत विभव। विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट ही होता है, और पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं विद्युत विभव को अच्छे से समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा W बटे Q, इसका मतलब कार्य बटे आवेश, यानी एकांक आवेश को अनंत तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई आवेश 1 कूलाम का आवेश है, इसको हम किसी बिंदु तक ले जाएंगे, इसके लिए तो कोई कार्य करना पड़ेगा, W कार्य। तो वही हुआ कि एकांक आवेश में को अनंत तक किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो किए गए कार्य हैं उसे ही विद्युत विभव कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आगे देखिए इसका विभवांतर। विद्युत विभवों में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। असल में ये भी तो है विद्युत विभव ही, लेकिन दो बिंदु के बीच का। मान लीजिए ए बिंदु पे विद्युत विभव भी ए है, बी बिंदु पे मान लीजिए कि विद्युत विभव भी बी है, तो विभवों में अंतर होगा भी बी माइनस भी ए। यही हुआ विभवों में अंतर, यानी विभवों में अंतर भी का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा। इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो याद रखिएगा विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विद्युत धारा को मापा जाता है ई मीटर से। याद रखिएगा ये ई मीटर है जो विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, अर्थात विभवांतर को मापता है। अब यहाँ पे देखिए 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10 का पावर 18 होती है। यानी 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होती है। इसी प्रकार एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलाम आवेश होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल के द्वारा चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। चालक का सिरा, मान लीजिए चालक है, ए बी चालक है, तो इसके दोनों सिरा, दोनों छोर के बीच विभवांतर होते हैं। तो इस तरह से आप समझ लिए चालक किसे कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन चालक है, इनमें से कौन
कुचालक है, इनमें से कौन अर्धचालक है। तो जानना जरूरी है यहाँ पे। तो जिस पदार्थ से धारा प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं, क्योंकि जिसमें धारा चल सके उसे चालक कहते हैं। सिंपल ट्रिक है। जैसे देखिए, सोना में धारा चल सकता है, चांदी में चल सकता है, तांबा के तार में धारा एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, एल्युमिनियम के तार में एक जगह से दूसरी जगह धारा चल सकता है, इसीलिए ये सब चालक हुआ। अब कुचालक किसको कहते हैं? कुचालक मतलब जिसमें धारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सभी जो है, प्लास्टिक हो गया, ये सभी कुचालक पदार्थ होता है। अब सोचने वाली बात है, अर्धचालक क्या है? जिस पदार्थ की विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के बीच हो उसे अर्धचालक कहते हैं। अचालक मतलब कुचालक ही होता है। तो यानी समझ में ये आया कि वह पदार्थ जिसका गुण चालक और कुचालक के बीच जिसका गुण पाया जाता हो उसे अर्धचालक कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझिएगा। इसके उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। याद निश्चित रूप से कर लीजिए, सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या होती है वह 14 होती है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आपको अब हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत धारा को रोकने का गुण ही प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई तार ए से बी है, इस तार में ए से बी की तरफ करंट जा रही है, विद्युत धारा जा रही है। मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश की प्रवाह की जो दिशा होती है, वही दिशा जो होता है धारा का भी होता है। अर्थात जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जिधर धनात्मक आवेश जाएगा, उधर ही विद्युत धारा का दिशा होता है। तो अब तो अगर ये मानना है वैज्ञानिकों का कि ए से बी की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, प्रवाह है, तो बी से ए की तरफ माइनस चार्ज का प्रवाह होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह जो होगा बी से ए की तरफ होगा। क्योंकि ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह है, तो बी से ए की तरफ नेगेटिव चार्ज का प्रवाह होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा वो बी से ए की तरफ होगा। अब ये आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी एक तरह का धारा है। क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है विद्युत धारा की परिभाषा में आवेश की प्रवाह की दर। तो यहाँ देख लीजिए, धनात्मक आवेश का भी प्रवाह हो रहा है और ऋणात्मक आवेश का भी प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को रोकने का गुण, यानी विद्युत धारा के रोकने का गुण ही प्रतिरोध कहलाता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि प्रतिरोध क्या होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, क्योंकि ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में बतलाया था फर्स्ट टाइम, इसीलिए इनके एसआई मात्रक जो हो ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी कोई भी चालक है, कोई भी तार है, मान लीजिए ए से बी कोई तार है, इस तार का जो जितना ज़्यादा अगर आप लंबाई बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए ए से बी तार 10 मीटर का है, अब यही तार की लंबाई अगर हम इसका आप 15 मीटर कर दें या 20 मीटर अगर मान लीजिए दोगुना कर दें, तो प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तार की लंबाई दोगुना कर देने से प्रतिरोध 4 गुना हो गया, यानी प्रतिरोध बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई बढ़ जाने से किसी तार का, उसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब लॉजिकली भी आप सोचिए, जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ेगा धारा को उतना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, ज़्यादा। अब ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, इसका मतलब उसको डिस्टर्बेंस और ज़्यादा मिलेगा, वो और ज़्यादा थकेगा। इसका मतलब प्रतिरोध, लंबाई बढ़ जाने से प्रतिरोध का गुण भी बढ़ता है। अब दूसरा एक चीज़ आपने ये समझना है कि ये क्षेत्रफल पे कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई तार है, ये उसका क्षेत्रफल अभी देखिए इतना है। अब ये अगर इस तार की लंबाई अगर आप बढ़ा दीजिए तो उस तार की क्षेत्रफल जो है ना, ये घट जाएगी। यानी चौड़ाई इसकी ये जो चौड़ाई है ये घटता जाएगा। यानी जब क्षेत्रफल, लंबाई बढ़ जाने से क्षेत्रफल क्या होता है, घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध यहाँ बढ़ जाएगा जब क्षेत्रफल घटेगा। यानी फिर से समझिए, क्षेत्रफल कब घटा है, जब लंबाई बढ़ा है। लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। फिर से लेंथ बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। जब लेंथ बढ़ता है तो उस समय में एरिया यानी क्षेत्रफल घटता है। तो आपने ये समझा कि जब क्षेत्रफल घटेगा तो यहाँ लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है। इसलिए सूत्र बन जाता है R बराबर रो
L/A। इसका मतलब यह कि किसी भी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला एक राइज होता है R समानुपाती A, लेकिन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे R बराबर में चेंज होगा, समानुपाती जब बराबर के चिन्ह में होगा तो उसके बदले एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक दिए जाते हैं जिसको हम रो बोलते हैं, और L/A उतार देते हैं। अब ये रो क्या है? प्रतिरोधकता है, इसको रो कहते हैं। अब प्रतिरोधकता समझते हैं। चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के छड़ का प्रतिरोध, उसका प्रतिरोधकता, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसे रो से सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला यहीं से निकल जाएगा, R बराबर रो L/A। तो यहाँ से जब रो का मान निकालिएगा तो RA/L निकलेगा। और इसका SI मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ओ मीटर। यानी आपको ये समझ में आएगा। इसकी परिभाषा भी पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। इसकी परिभाषा इसके सूत्र से आएगा। इकाई लंबाई का कोई तार है, उसमें एकांक क्षेत्रफल उसका अगर हो तो उसमें जो प्रतिरोध आएगा उस तार में, उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। मान लीजिए कि इकाई लंबाई यहाँ पे है, देख लीजिए इकाई लंबाई का कोई तार लेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ है, यानी L का मान भी इकाई, A का मान भी इकाई बोल देंगे तो वही चीज़ें प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A का मान भी 1 रखिए, L का मान भी 1 रखिए, तो रो बराबर R हो जाएगा। यानी जब क्षेत्रफल का भी मान भी इकाई हो जाए, किसी तार का क्षेत्रफल भी इकाई ले लिया जाए, उस तार का लंबाई का मान भी 1 यूनिट ले लिया जाए, तो उस तार में अब जितना प्रतिरोध आएगा वही प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी आपने ये समझ लिया। ए मीटर यानी आमीटर किसे कहते हैं? तो आमीटर आप एक तरह का यंत्र है, युक्ति है, जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है। यानी 10 एम्पीयर धारा जैसे मापते हैं, 10 एम्पीयर धारा, तो विद्युत परिपथ में जो ए मीटर लगाते हैं, ये ए मीटर ही मापता है कि कितना धारा उसमें बह रही है। तो ये धारा को मापने वाला युक्ति है। अब देखिए आगे, इसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इस यंत्र का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अर्थात ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। क्यों होता है बहुत कम? क्योंकि अगर प्रतिरोध कम होगा तो उस तार में धारा ज़्यादा होगा, धारा ज़्यादा फ्लो होगा, प्रवाह होगा, और धारा जितना ज़्यादा प्रवाह होगा ए मीटर उतना अच्छा, उतना मतलब सच्चा करंट यानी एकदम सही करंट को माप सकता है। इसीलिए प्रतिरोध ए मीटर का कम होता है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है वो समझते हैं। ये एक यंत्र भी है, यह भी एक यंत्र है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो ये भी जानेंगे कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। जैसे देख लीजिए, ये दो बिंदु के बीच का विभवांतर को मापने वाला यंत्र, यानी विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। और इजली में सोचा जाए तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने वाला यंत्र होता है, जो घरेलू में, घर में या विद्युत परिपथ में कह लीजिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। जैसा आपने देखा कि ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वो सही से ज़्यादा वोल्टेज माप सके। अब आपको दो टॉपिक और बता देते हैं, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा का देखिए ग्राफ ये होता है, जो कि एक ही दिशा में चल रही है। देखिए अगर वो 0 से ऊपर है मतलब पॉजिटिव दिशा में है, 0 से नीचे नेगेटिव होता है। तो यानी आपने देखा कि सिर्फ प्लस वाले एरिया में ही वो जा रही है, तो इसका मतलब डीसी करंट हो गया। लेकिन एसी करंट का देखिए, जितना प्लस में गया है उतना ही माइनस में, जितना प्लस में गया उतना माइनस में गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अपना दिशा बदलता है। तो देखिए यहाँ पे दृश्य धारा, वैसी धारा जो विद्युत परिपथ में हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, उसे दृष्ट धारा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने देखा, पर दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको देख लेना है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जो विद्युत परिपथ में खास समय तक एक दिशा में और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आपने नहीं समझा? मान लीजिए कि अगर 2 सेकेंड तक
ऊपर की दिशा में है तो अगला 2 सेकंड में वो नीचे आ जाएगा, फिर अगला 2 सेकंड में ऊपर गया, फिर अगला 2 सेकंड में नीचे आ गया। यानी अपना प्लस वाले एरिया में जाता है 2 सेकंड के लिए, फिर 2 सेकंड के लिए माइनस वाले एरिया में आ जाता है। यानी अपनी वो समय के साथ दिशा बदलते रहती है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती यानी परिवर्तन होती रहती है इसकी दिशा, इसीलिए इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आगे देखिए श्रेणी क्रम। ये देखिए आपको श्रेणी क्रम में दिख रहा होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए से बी कोई तार है तो जितना भी प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है वो सारा ही सारा श्रेणी क्रम में है। इसीलिए क्योंकि इन तीनों प्रतिरोधक के बीच कोई तीसरा तार नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये जो तीनों प्रतिरोधक है श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कुल प्रतिरोध का मान कैसे निकलेगा, तो तीनों को सीधा जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी आर एस सीरीज के कंडीशन में कुल प्रतिरोध को आर एस बोलेंगे, और ये सूत्र हो जाएगा जितना प्रतिरोधक को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उस सभी को हम सीधा जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा श्रेणी क्रम के केस में। अब इसका देखिए क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य यानी कुल प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी जैसे आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 ओम का है और ये मान लीजिए ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तो कह सकते हैं कि कुल प्रतिरोध आर एस का मान यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम 2 ओम 2 ओम, अगर जोड़ देंगे तो 6 ओम आ जाएगा। यानी व्यक्तिगत प्रतिरोध यहाँ 2 ओम था लेकिन कुल प्रतिरोध का मान 6 ओम आ गया। इसका मतलब व्यक्तिगत प्रतिरोध से कुल प्रतिरोध का मान अधिक आया है, ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समांतर क्रम में क्या होता है, कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समांतर क्रम में देखिए ये समांतर क्रम का ये डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है कि ये समांतर क्रम का डायग्राम है। मान लीजिए R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान भी 2 ओम है, R3 का भी मान 2 ओम है, तो व्यक्तिगत प्रतिरोध यहाँ 2 ओम लिया गया है, लेकिन इसका कुल प्रतिरोध RP का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। असल में यहाँ 2/3 आएगा। तो आपने ये समझा कि 2 ओम से 2 ओम व्यक्तिगत प्रतिरोध था लेकिन कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में 2/3 आएगा, यानी 2 का तीसरा भाग आया है कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो इसका मतलब व्यक्तिगत प्रतिरोध से कुल प्रतिरोध का मान कम जाता है। यही चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध का मान व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कारण है कि घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में यहाँ पे इसको सजाया जाता है घरेलू परिपथ को, कि व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम आता है कुल प्रतिरोध का मान, ताकि फ़ायदा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा उसमें फ्लो हो सके और ज़्यादा वोल्टेज मिल सके। अब यहाँ पे देखिए समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम का दूसरा नाम पार्श्व क्रम भी होता है। पार्श्व क्रम में समायोजित प्रतिरोधों का तुल्य यानी कुल प्रतिरोध निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी आपने ये देखा कि एक प्रतिरोध यहाँ पे उसके नीचे एक ये, तो समांतर क्रम में इसलिए है क्योंकि किसी 2 प्रतिरोध के बीच देखिए एक तीसरा तार निकला हुआ है। यानी कोई भी 2 प्रतिरोध के बीच अगर कोई तीसरा वायर निकला रहेगा तो वो आपस में दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा। ये आप ध्यान रखना है। या फिर इस तरह का डायग्राम आपको समांतर क्रम में ही निश्चित रूप से मिलेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा। और ये इसका सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं और समांतर क्रम में उलट करके जोड़ते हैं। देखिए 3 को प्रतिरोध है R1 R2 R3, उलट करके जोड़ेंगे मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना भी प्रतिरोधक जोड़ा होगा समांतर क्रम में सभी को हम उलट करके सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, वहाँ से आपका समांतर क्रम से पूरा कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर किसी 2 प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है RP पैरेलल के केस में कुल प्रतिरोध, तो इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा यहाँ पे R1, यहाँ पे हो जाएगा R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2 होगा। ये याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप पैरेलल कंडीशन में कुल प्रतिरोध अर्थात समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र रट जाइएगा, R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए कि कोई 2 प्रतिरोध दिया है, एक 2 ओम का दिया है, एक 4 ओम को, और इसका कुल प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगाइए 2 गुने 4 बटे 2 प्लस 4, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।